हेलो, हाय एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो भी बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों को ये पता होगा कि 7 जनवरी को उनका एग्जाम होने वाला है, उनका थर्ड पेपर होगा। तो उस थर्ड पेपर में राजस्थान से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आते हैं, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस किया है पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अभी लगभग 2 महीने का टाइम हमारे पास बचा है, तो इन 2 महीनों में हम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही। उसके अलावा जो भी राजस्थान में स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है, राजस्थान स्टेट लेवल की, जिसमें आपका राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, ठीक है, इस तरह के जो भी टॉपिक आपके लगते हैं, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, उन सभी के लिए ये क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेगी। और अभी जो 7 जनवरी को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट रहनी है। तो आप लगभग 2 महीने तक कंटिन्यू जो है वो इसकी क्लासेस देखते रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम पॉलिटी के क्वेश्चन। 2 महीने में सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, वो सारे करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पॉलिटी से। जो राजस्थान की पॉलिटी है उनके क्वेश्चन किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे गए हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है वो। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो कमेंट करके वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आने वाली जो भी क्लासेज है उनके लिंक में आपको वहां पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन। ये जो सारे क्वेश्चन है मैंने नहीं बनाए, सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है, थर्ड पेपर होता है, उसी से सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। और जो मैं पीछे भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस लिए है उसमें मैंने आपको एक बात बताई है और इसमें भी आपको एक बात बताऊंगा कि हमारा मकसद सिर्फ आंसर जानना नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि किस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं वो ना करें, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि एग्जाम का जब प्रेशर होता है तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। ये जो नहीं शब्द हमने दे रखा है यहाँ पर, एग्जामिनर ने दे रखा है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जरूरी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को आप लोग अंडरलाइन कर लेना कि क्या पूछा है, जो गलत है वो पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है या फिर कौन सा गलत है। आप इस तरह के शब्दों को काट कर गलत जरूर लिख लेना, ठीक है जी। और उसके बाद फिर से इसको पढ़ना, निम्नलिखित में कौन सा गलत है। बिल्कुल आसान आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां और अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो आपको यह बताना है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात नहीं लिखी गई है, जो गलत बात लिखी गई है वो। तो अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख नहीं है, राज्यपाल को पद से हटाने का कोई उल्लेख अनुच्छेद 155 में नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा गया। अनुच्छेद को आपको याद करना है, जरूर याद करना है। राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद हैं राजस्थान पॉलिटी में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इनसे रिलेटेड, और इसके अलावा उच्च न्यायालय, इन 3 टॉपिक के जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको याद रहने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो 153 में लिखा गया है राज्यों का राज्यपाल होगा, 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति,
ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमें क्या दे रखा था, राज्यपाल को पद से हटाया जाना। 155 में क्या दे रखा था, राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा सही आंसर रहेगा। और 156 में है राज्य की पदावली। इसके अलावा 157 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 158 में है राज्यपाल का पद। और 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल जो शपथ लेता है उसके बारे में 159 में उल्लेख किया गया। और शायद 160 में कुछ आकस्मिक घटनाओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो 5वां संविधान संशोधन 1954, 6वां संविधान संशोधन 1955, 7वां संविधान संशोधन 1956 और 8वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, ये आपको इसमें ये याद रहना चाहिए। अगर आपने नहीं क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 5वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ था, 6ठा संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ था, 7वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ था, 8वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ था, ठीक है। शुरू के जो 10 हैं वो, इसके अलावा जो मेन संविधान संशोधन है वो सारे आपको याद रहने चाहिए कि उनमें क्या संशोधन हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। 6ठा संविधान संशोधन भी 1956 में ही हुआ था, ये आप लोग याद रखना। तो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, इनमें से ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए थे या जारी किए थे? तो राजस्थान 2020 में कितने अध्यादेश लाए गए थे राज्यपाल द्वारा? तो कुल 8 अध्यादेश लाए गए थे। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूं, ये उस समय करंट अफेयर में चर्चा में था। अब जैसे आपका 2024 में आपका एग्जाम होगा, 7 जनवरी को जैसे आपका एग्जाम होना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 3 या अधिक बार, जो भी आपका जो क्वेश्चन में मेन पॉइंट होता है उसको आप अंडरलाइन जरूर करना, 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। किसके बारे में पूछा है, मुख्यमंत्री के बारे में, 3 या उससे ज्यादा बार। तो मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और मोहनलाल सुखाड़िया। भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। तो आपका ऑप्शन 4 इसमें सही रहेगा। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा जो वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, वो भी अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2023 का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो 4थी बार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो कुछ मुख्यमंत्रियों को देख लेते हैं। ये सारणी आप जरूर याद रखना, इससे आपको बहुत कुछ डाटा में देखने को मिलेगा। जैसे कि श्री हीरालाल शास्त्री, श्री CS वेंकटाचार्य, श्री जयनारायण व्यास। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1949 से 1951, 1951 का इनका कार्यकाल और 1951 से 1952 तक। फिर है टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया जी। देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया जी। पहले 1954 से 57 तक, फिर 57 से 62 तक, 62 से 71 तक और 62 से 67 तक, 67 तक।
और 67 से 71 तक। ठीक है, उसके बाद है श्री बरकतुल्ला खां। अब हरिदेव जोशी पहली बार 1973 से 77 तक। फिर है भैरव सिंह शेखावत 1977 से 80 तक। श्री जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा। अब है श्री हरिदेव जोशी दूसरी बार आ गए 1985 से 1988 तक। श्री शिवचरण माथुर ये इनका पहला कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल 1988 से 89 तक। और हरिदेव जोशी का तीसरा कार्यकाल 1989 से 1990 तक। भैरव सिंह शेखावत का यह दूसरा कार्यकाल है 1990 से 92 तक। भैरव सिंह शेखावत का तीसरा कार्यकाल है 1993 से 98 तक। तो जो 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो है शिवचरण माथुर। अगर ये आता 2 या उससे अधिक बार तो शिवचरण माथुर भी उनका नाम आ जाता। और अब है उसके बाद आपको पता ही होगा कि एक बार अशोक गहलोत जी, दूसरी बार वसुंधरा राजे। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। ठीक है, तो अभी तक कुल 25 मुख्यमंत्री है वो बन चुके हैं। और 2018 से 2023 अभी चल रहा है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सारणी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और इसको जरूर याद कर लेना। आप वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये आप ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो प्रत्येक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 160 थी। क्या पूछा गया है? सदस्य संख्या। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं जिसमें से 4 वित्त संबंधी समितियां, यानी राजस्थान में टोटल 18 जो है वो स्थायी समिति है जिसमें से 4 समितियां वित्त से या फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो ए है वो सही रहेगा। आपका स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो है वो दोनों सही है, बाकी जो स्टेटमेंट सी है वो गलत है। देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। राजस्थान में विधानसभा में आम चुनाव 1952 में कब हुए थे? 29 फरवरी 1952 को संपन्न हुए थे, जिसमें 140 निर्वाचन क्षेत्रों में 160 सदस्यों के लिए 616 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। तो कितने सदस्य थे? 160। निर्वाचन क्षेत्र कुल कितने थे? 140। विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में 140 निर्वाचन क्षेत्रों में से 120 निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय विधानसभा क्षेत्र थे, 20 विधानसभा क्षेत्र द्विसदस्यीय विधानसभा क्षेत्र थे और 20 ही क्षेत्र 2 विधानसभा सदस्य एमएलए निर्वाचित होने थे। ठीक है, तो कितने थे? 160 थे। बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब थोड़ा इस पे नजर रख लेते हैं। जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, उसमें 160 सदस्य हैं। ठीक है, दूसरा जो आम चुनाव हुआ था 1957 में, उसमें 176 सदस्य। तीसरे आम चुनाव 1962 में 176 सदस्य। चौथे आम चुनाव 1967 में 184 184 सदस्य। और पांचवा जो आम चुनाव 1972 में हुआ था उसमें 184 सदस्य। और छठा जो आम चुनाव था 1977 उसमें 200 सदस्य। और उसके बाद प्रत्येक 200 सदस्यों के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। ठीक है, और अभी तक कुल 15 बार। तो ये याद रखना। इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे कि 1957 के आम चुनाव में सदस्य संख्या कितनी थी? ठीक है, ऑप्शन वही आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी
176, ऑप्शन सी 184 और ऑप्शन डी है आपका 200। तो आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? 176। ठीक है। इसी तरह से 1962 का पूछा जा सकता है, 1967 का पूछा जा सकता है और 1972 का पूछा जा सकता है। और इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि किस वर्ष राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी, या किस वर्ष के चुनाव में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको वही 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1952, 1962, 1972 और 1977। तो आपका क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है। और अभी तक 200 सदस्य चल रहे हैं, 200 सीटें हैं। ठीक है विधानसभा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं नहीं पूछा है। आपको इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन है। यानी कि आपने जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा होगा, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ी होगी, तो आपने वहां पर एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, राजस्थान का एकीकरण। आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण में जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में पूछा गया है। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री। ठीक है। कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया गया है। तो ये राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था, उस समय कौन मुख्यमंत्री बना था वो आपको याद होने चाहिए। तो इसमें जो है आपका आंसर आएगा भोगीलाल पांड्या। ये उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है। बाकी सारे उस समय मुख्यमंत्री या उस समय प्रधानमंत्री पद जिसको बोला जाता था वो थे। मैंने इसके बारे में जो हमारा चरण है इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है। तो आप मेरी YouTube चैनल है उस पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक टॉपिक मिलेगा राजस्थान का एकीकरण, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। सबसे पहले ऑप्शन हमें मिला था शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री, और उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था, आज क्या है? मुख्यमंत्री। ठीक है। दूसरे चरण में देखिए प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल आसवा। अब तीसरा चरण जब हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण में पंडित हीरालाल शास्त्री, और पांचवें चरण में भी पंडित हीरालाल शास्त्री जी। छठे चरण में भी पंडित हीरालाल शास्त्री, और सातवें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया जी। 1 नवंबर 1956 को मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। तो आप लोग याद रखना कितने मुख्यमंत्री अभी तक एकीकरण के समय हुए थे? 1। चलो स्टार्टिंग से गिनते हैं, पहले से। पहले शोभाराम कुमावत जी, दूसरे गोकुल लाल आसावा, तीसरे हैं माणिक्यलाल वर्मा, फिर है 4 नंबर पे पंडित हीरालाल शास्त्री,
फिर पंडित हीरालाल शास्त्री बने थे। उसके बाद पंडित हीरालाल शास्त्री एक बार फिर बने थे और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया। इसकी जो आप पूरी वीडियो जरूर देखना एकीकरण वाली, मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एकीकरण से जरूर आएगा, तो वो क्लास आप पूरी जरूर देख लेना। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, और इनसे परामर्श करके राष्ट्रपति करेगा, या राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्री परिषद के साथ परामर्श कर राज्यपाल द्वारा की जाती है, या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श कर भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है और राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। तो एक बात याद रखना, चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, वहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद का कोई काम नहीं रहता। ठीक है, तो ना ही मुख्यमंत्री से सिफारिश ली जाती है और ना ही राज्य की मंत्री परिषद से सिफारिश ली जाएगी। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। और उच्च न्यायालय हो या अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। एलिमिनेशन मेथड से आप इनको सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए उनको एलिमिनेशन से जरूर सोल्व करना। एलिमिनेशन का मतलब यह है कि जो गलत है उसको हटा दो आप। ठीक है, ये देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आने वाले पेपर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 217 में। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बोला है आपको अनुच्छेद याद करने हैं। इस अनुच्छेद के प्रावधानानुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है उसका, और जिस राज्य में उसकी नियुक्ति करनी है उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और उसकी नियुक्ति करेगा जज की। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति करेगा। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? राष्ट्रपति क्या करेगा? उसमें होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श किया जाएगा। यानी कि जब मुख्य उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति करनी हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनके साथ राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, इनके साथ परामर्श लेगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनकी क्या करेगा? नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति में आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उसके अलावा उस राज्य का राज्यपाल होगा, उसके अलावा उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है वहां का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालय का मुख्य चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल होगा। इनकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। इन सब की चर्चा कहां पे की गई है? हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 217 में। ठीक है, इन चीजों को आप लोग याद रखना, इतनी सी बात है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय का नियम 1952 प्रभावी हुआ? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द रूल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्शन ऑफ राजस्थान 1952 कम इनटू फोर्स?
ठीक है। कब प्रभावी हुआ? 16 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 1 अक्टूबर 1952 या 31 दिसंबर 1952। तो आपका सही आंसर है 1 अक्टूबर 1952 को। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। राजस्थान उच्च न्यायालय 1952 के नियमों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावी होंगे। ठीक है, वे राजस्थान उच्च न्यायालय में शुरू होने वाली कार्रवाई और मामलों पर लागू होंगे या उस तारीख के बाद और जहां तक हो सके उस तारीख पर लंबित कार्रवाई और मामलों इस पर भी लागू होंगे। ठीक है, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। जहां पर भी आपको हिंदी में कंफ्यूजन हो एक बार उसकी इंग्लिश वर्जन जरूर देखना। These rule may be cited as rule of High Court of Rajasthan 1952 and shall come into force on the first day of October 1952। 1 अक्टूबर 1952 को ये प्रभावी होंगे। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे या सामयिक अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलाब चंद कटारिया जी। तो प्रोटेम अध्यक्ष क्या होता है कि जब भी आपके चुनाव होते हैं स्टेट में या फिर सेंटर में, तो नई सरकार जब बनती है तो उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वो क्या करता है कि वो वर्तमान अध्यक्ष को, यानी जो भी नई जो विधानसभा या लोकसभा की जो बैठक होगी वहां पर जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, उसको शपथ दिलवाएगा। इसके लिए एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, जो है इस बार 15वीं में गुलाब चंद कटारिया। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनेगा 15वीं की जगह क्या दे देगा, 16वीं राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखना। जब भी चुनाव होंगे वो प्रोटेम अध्यक्ष या सामयिक अध्यक्ष बनेंगे, तो ध्यान रखना आप कौन बने हैं इस बार। ठीक है, और ये कौन बनता है? ये बनता है वहां का सबसे वृद्ध व्यक्ति या जो भी उम्रदराज व्यक्ति होगा उसी को सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट है अभी तक 1952 से लेकर अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें कौन कौन बना है प्रोटेम अध्यक्ष। ठीक है, तो 15वीं में गुलाब चंद कटारिया, उससे पहले जो 14वीं थी उसमें थे प्रद्युमन सिंह, 13वीं में देवी सिंह भाटी और 12वीं में गंगाराम चौधरी। ठीक है, तो आप इनको देख लेना, इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट लेके। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन पॉलिटी के। आगे कल नई क्लास में और क्वेश्चन लेके आऊंगा। आप एक काम करना, अगर पॉसिबल हो सके तो आप एक 400 से 500 पेज की एक स्पाइरल नोटबुक लेना, जो ब्लैंक पेज कहते हैं ना, बिना लाइन वाली, वो लेना और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करना। प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करना, उसका जो आंसर है वो भी लिखना। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आप एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखे थे, और या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से जारी रखिएगा और बहुत अच्छे से एग्जाम करिए। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ये एग्जाम है बहुत अच्छा एग्जाम है। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की लिंक पाने के लिए या पीडीएफ वगैरह किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो बाय।